Good morning to all. Topic for today is law of mass action. तो ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं अब इसको डिटेल में कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, गुलबर्ग एंड वेट, जिन्होंने 1869 में ये लॉ पेश किया था, जिसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द रेट का मतलब होता है स्पीड। द रेट at which the substance reacts is directly proportional to its active masses। तो अभी हम डिटेल में देख लेते हैं एक्टिव masses क्या होते हैं। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन जिस स्पीड से प्रोसीड कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है जो न्यू सब्सटेंस बन रही है, बल्कि प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे है मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, जो हम मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन का एक सिंबल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक रिएक्शन को पहले देख लेते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन और ये प्रोडक्ट बना रहा है अमोनिया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हमारे पास दो हैं, जिसमें एक हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है और दूसरा नाइट्रोजन। तो इन दोनों के एक्टिव मैसेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है इस रिएक्शन की स्पीड पे। जो रिएक्शन की स्पीड है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है कि रिएक्शन किस स्पीड से जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा। ये प्रोडक्ट और है, और ये प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है, कि ये दोनों आपस में जिस स्पीड के साथ या जिस रेट के साथ एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वही उस रिएक्शन की स्पीड होगी। तो अब हम देख लेते हैं एक्टिव मास क्या है। तो एक्टिव मास क्या है हमारे पास? एक्टिव मास जो है वो मोलर कंसंट्रेशन है किसी भी जो हमारे पास रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट जो है मौजूद हैं, उनकी मोलर कंसंट्रेशन है कि वो किस अमाउंट में मौजूद हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, और इसका यूनिट जो है वो है मोल पर dm क्यूब। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम ये स्लैश नहीं यूज़ कर रहे तो हम -3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका यूनिट है मोल पर dm क्यूब, और ये किसी भी सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन होती है। अब इसकी डेरिवेशन हम फर्दर देख लेते हैं। तो इसके लिए एक जनरल रिएक्शन जो है वो हम देख लेते हैं। A + B goes to C + D। ठीक है, KF और KR रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, अब A जो है अगर हम इसकी मोलर कंसंट्रेशन लें तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, B अगर लें तो इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, B, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। तो इनको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब अगर हम देखें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, कि फॉरवर्ड साइड पे रिएक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसीड कर रहा है वो अब हम देखेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, या एक्टिव मैसेज ऑफ A एंड एक्टिव मैसेज ऑफ B। तो ये दोनों सब्सटेंसेस जिस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हैं वो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल के साइन में चेंज करते हैं तो हमेशा यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, और साथ में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मैसेज ऑफ A एंड B। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। तो इसको भी जब हम इक्वल के साथ चेंज करेंगे तो ये भी रेट जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है
वो हमें लगाना पड़ेगा, जहाँ पे आ जाएगा C एंड D। अब इक्विलिब्रियम में जैसे कि हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनकी राइट हैंड साइड्स जो हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी सूरत में हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है KR इज़ इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CD A एंड B। अब जैसे कि हमें पता है कि ये दोनों फिगर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, तो इसके लिए हम एक सिंगल कांस्टेंट यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं KC जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर KC इनके इक्वल है तो ऑब्वियसली ये इनके भी इक्वल होगा, इस फिगर के भी। तो इस तरह से हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के ज़रिए से हमने देखा कि एक्टिव मासेस जो रिएक्टेंट्स के हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस क्या होते हैं, और इसके साथ हमने रेट ऑफ रिएक्शन को देखा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे दोबारा से गौर करें तो हम देख सकते हैं कि रेट एट विच द सब्सटेंसेस रिएक्ट, कि जिस स्पीड से या जिस तरह से कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करती है वो डिपेंड करती है उसके एक्टिव मासेस पे। एक्टिव मासेस के जिस कंसंट्रेशन पे वो मौजूद हैं, जितनी अमाउंट में वो मौजूद हैं, उनका रिएक्शन भी उसी तरह से होगा। द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट एक्टिव मासेस। और दूसरा जो इसका पार्ट है द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की स्पीड किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस मौजूद हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करेंगी और वो दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हैं उसी पे जो है वो उस रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी। तो ये हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन का जो एक डेरिवेशन थी और उसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट अब हम इसकी सेकंड डेरिवेशन की बात करते हैं जो कि किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए है। ठीक है, तो अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे अगर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गोज़ टू अमोनिया, तो जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं इनका यही मतलब है कि हमने इक्वेशन को बैलेंस किया है और ये नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रही हैं या प्रोडक्ट में मौजूद हैं वो किस अमाउंट में या उनके कितने मोल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 एटम है, तो हमने जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स ऐड कर दिए कि इक्वल नंबर ऑफ़ मोल्स दोनों साइड्स पे होने चाहिए एक बैलेंस इक्वेशन में। ठीक है, जब भी हमने किसी इक्वेशन का केसी लिखना है तो हमें उस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, तो तभी हम प्रॉपरली जो है वो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो लिख सकते हैं या केसी की वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन को जब हमने बैलेंस किया तो हाइड्रोजन जो है 3 2s are 6 हाइड्रोजन जो हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट की तरफ हो गई, लेकिन जो रिएक्टेंट्स थे वहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन के साथ भी इसी तरह से नंबर ऑफ़ मोल्स ऐड कर देंगे इक्वेशन में, इसको बैलेंस कर लेंगे। तो अब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे जो एटम्स हैं या नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उनके वो इक्वल हो गए। तो यही जो स्मॉल ABC आपको नज़र आ रही है,
तो ये जो है वो किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जनरल रिएक्शन के लिए हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है, द रेट मतलब स्पीड, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट है उसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई वाला साइन है जो मैथ्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। तो जो हमारे पास ए और बी है उनकी मोलर कंसंट्रेशन कि ये किस अमाउंट में मौजूद हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे जो हमने इनकी आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखें, उसको हम उनकी पावर में लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है और उसका हमने Kc लिखना है तो उस टाइम पे जो उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो हम उसकी उस एलिमेंट के या उस सब्सटेंस की पावर में लिखते हैं और इस तरह से जो हमारा Kc है फिर उसको हम प्रॉपरली लिख सकते हैं। अगर B के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल b हैं तो हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यही इसका जो है वो सेकंड पार्ट है इस डेफिनेशन का, रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी पावर में हम लिखेंगे इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन का बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है, उसके बाद हमने उसका Kc लिखना है। तो अब हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ, पहले हम इस रिएक्शन को ही कंप्लीट कर लेते हैं, D and D। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of A, उसके number of moles, B and their moles। अगर हम इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो उसी तरह से हमने क्या करना है कि हमने एक स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऐड करना है और इस तरह से हमारे पास ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे मूव करेगा तो उस टाइम पे प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी और साथ में उनके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हम मेंशन करेंगे। उसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन देखते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। जब हम इसको इक्वल में चेंज करेंगे तो हम रेट स्पेसिफिक कांस्टेंट ऐड करेंगे और कुछ इस तरह से। अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास इक्वल होते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इस तरह से हम फिर दोबारा से उनकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ए उसकी मोलर कंसंट्रेशन, बी मोलर कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू KRC उसकी मोलर कंसंट्रेशन, डी और उसकी मोलर कंसंट्रेशन। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, KR इज़ इक्वल टू C D A एंड B। अब ये दोनों फिगर्स जो हैं ये कांस्टेंट हैं तो ये इक्वल होती हैं KC के, KR इज़ इक्वल टू KC। तो अगर ये KC के इक्वल है तो यहाँ पे हम KC को भी जो है वो इस के साथ जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं KC इज़ इक्वल टू C मोलर कंसंट्रेशन और इसकी पावर नंबर ऑफ मोल्स A एंड B।
तो ये है हमारे पास डेरिवेशन, जिसमें हमने किसी भी जर्नल रिएक्शन की इक्वेशन देखी कि किस तरह से हम उसको किस तरह से हम उसको ड्राइव कर सकते हैं, और किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए हम Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन थी। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है N2 + O2 और फिर उसके बाद NO। तो सबसे पहला क्या काम है कि हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे इनके 2 एटम्स मौजूद हैं, तो जब हम नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पे ऐड कर देंगे ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो अब हम इसका Kc लिखेंगे। ठीक है, तो Kc लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन वो हमारे पास आ जाता है Kf N2। अब इसके साथ कोई नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसकी पावर में कुछ भी नहीं लिखेंगे। और ये O2। उसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ इक्वल टू Kr NO। अब यहाँ पे 2 मेंशन है इसके नंबर ऑफ़ मोल्स में, तो हम ये 2 इसकी पावर में लिख देंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो ये हमारे पास आ जाएगा Kf N2 O2 इज़ इक्वल टू Kr, जिसको हम NO2। ठीक है, अब ये जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह से हम लिखेंगे Kf Kr इज़ इक्वल टू NO2 N2 एंड O2। तो Kc इज़ इक्वल टू NO2 N2 एंड O2। तो इस तरह से हमने इस रिएक्शन का Kc फाइंड आउट कर लिया। अगर आप डायरेक्टली भी करना चाहें तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे हमने पहले एक एग्जांपल देखी थी H2 और NH3 की, इसको हमने बैलेंस किया था कुछ इस तरह से। अब हम अगर Kc इसका डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो हमेशा आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट को हम न्यूमरेटर में मतलब ऊपर लिखते हैं, और जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम हमेशा अपने डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखते हैं। तो हम लिखेंगे NH3 और साथ में इसके नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो हम पावर में मेंशन करेंगे, और इसी तरह से हमने जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हमेशा से डिनोमिनेटर में लिखना है। N2 इसके साथ कोई नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं है, और H2 और इसकी पावर 3। तो ये हमने डायरेक्टली जो है वो इनके नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने देखा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और उसकी डेरिवेशन देखी, और इसी तरह से हमने जर्नल रिएक्शन जो है वो उसकी डेरिवेशन देखी। ठीक है, तो ये Kc लिखना जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है।